சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். इंडियन स्टेट एज अ पॉलिटिकल एंटिटी ये हॉस्टाइल है टुवर्ड्स द सनातन इंडिक सिविलाइजेशन. ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इंडियन स्टेट इज एंटी सनातन. तो 370 और 35 के माध्यम से 47 में पाकिस्तान बनने की जो मूवमेंट थी, पाकिस्तान बना के खत्म नहीं की गई थी, उसे कंटिन्यूएशन में रखा गया था. और उसके जो सीड्स थे वो जम्मू कश्मीर के रूप में भारत की सेक्युलर धरती के अंदर रोप दिए गए थे. 370-35 से एक मुस्लिम स्टेट का संरक्षण करता था, नरिशमेंट करता था. नमस्कार, लॉ स्ट्रीट जर्नल के हिंदी चैनल लॉ स्ट्रीट भारत में आपका स्वागत है. आज हम एक खास इंटरव्यू के साथ आपके सामने आए हैं और ये जो इंटरव्यू है वो है जम्मू कश्मीर में एडवोकेट अंकुश शर्मा जी का, जो कि एकम सनातन भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं. क्या इनकी जो राजनीतिक पार्टी है उसका क्या मकसद है, और साथ ही एडवोकेट होने के नाते देश में जो माहौल चल रहा है सनातन धर्म को लेकर, इस पर ये आगे क्या कर रहे हैं ये खुद हमें बताएंगे एडवोकेट अंकुश शर्मा जी. सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में. बहुत बहुत धन्यवाद. अंकुश सर, ऐसा लग रहा है कि जैसे भारत में एक फैशन निकल आया है, सनातन के खिलाफ बोलो, खूब बोलो, वोट बैंक की इसको राजनीति माने, या दो धर्म के जो लड़ाई है उसको राजनीतिक पार्टियां करवाकर अपना उल्लू सीधा करना चाह रही हैं. क्या कहना है आपका बतौर वकील, आप इससे कैसे निपट रहे हैं? देखिए, केवल इतना ही ये सिंपल नहीं है कि केवल राजनीतिक कारणों से ये सब कुछ हो रहा है और दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो पोलराइजेशन करके अपने वोट्स बटोरने का प्रयास कर रही हैं, बल्कि हमारा ये शुरू से ही मानना है और इस निष्कर्ष पे हम अपने लंबे संघर्ष के बाद पहुंचे हैं कि भारत की जो राज्य सत्ता है, इंडियन स्टेट एज अ पॉलिटिकल एंटिटी, ये हॉस्टाइल है टुवर्ड्स द सनातन इंडिक सिविलाइजेशन. ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इंडियन स्टेट इज एंटी सनातन. हमने कहा कि भारत की राज्य सत्ता भारत के राष्ट्र के खिलाफ है, और राष्ट्र से आप बात समझती हैं कि ये सनातन राष्ट्र है. तो जो भारतीय राज्य सत्ता का पोस्ट इंडिपेंडेंस जो चरित्र रहा है वो एंटी सनातन, एंटी हिंदू या एंटी हिंदू सिख जैन बौद्ध, इसको कलेक्टिवली अगर आप जोड़ कर देख लें तो वो रहा है. अलग अलग तरीकों से अलग अलग समय पे इंपीरियल और जियोपॉलिटिकल ताकतों की इंटरवेंशंस के बाद इंडियन स्टेट में ऐसी पॉलिसी पैराडाइम्स प्लांट की गई हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स प्लांट किए गए हैं, ऐसी प्रेफरेंसेस प्लांट की गई हैं कि इंडियन स्टेट, जिसका नॉर्मल धर्म इस राष्ट्र का संरक्षण और उसे बचाना या इस सभ्यता का संरक्षण या उसे मजबूत करना था, अंदर से टेक ओवर होने के कारण इसके विरुद्ध होकर कार्य करती है. तो आपको इस पृष्ठभूमि में ये देखना पड़ेगा. और फिर जिस तरीके के वक्तव्य आ भी रहे हैं तो आप जानते ही हैं कि किस तरीके की थ्योरीज और किस तरीके की पॉलिसीज प्लांट की गई हैं, जिससे नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया का डिवाइड क्रिएट करना, जिससे सनातन कमजोर हुए, सब चीजें उसी के सिम्टम्स हैं. तो लार्जर प्रॉब्लम इंडियन स्टेट के साथ, इंडियन स्टेट इज एंटी नेशनल, इंडियन स्टेट इज हॉस्टाइल टू द सनातन इंडिक सिविलाइजेशन. बिल्कुल सर, ऐतिहासिक और राजनीतिक मुद्दों पर हम आगे बढ़ेंगे इस बारे में, क्योंकि हम एक लीगल चैनल है लॉ स्ट्रीट जर्नल, हम बात लीगल से करते हैं, आप एडवोकेट भी हैं, तो इसको कानूनी रूप से एक हेट स्पीच के तहत भी इसको हम देखा जा सकता है. कानूनी तौर से आप इसको कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे लड़ रहे हैं आप इससे? देखिए, एब्सोल्युटली ये हेट स्पीच की कैटेगरी में है और रिलीजियस फीलिंग्स भी हर्ट करने का जुर्म कोई भी व्यक्ति ऐसी भाषा का इस्तेमाल करे तो वो करता है. तो देखिए, इसमें तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट अंडर लॉ जो आपको रेमेडी अवेलेबल है वो यही है कि आप कंसर्न पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन दीजिए कि इस व्यक्ति के खिलाफ जिसने ये स्टेटमेंट दी है आप इस पे एफआईआर लगाइए. और एफआईआर में सेक्शंस जो है वो आपको बहुत सारी वेरिड सेक्शंस है आईपीसी में जो मिल जाएंगी, जो इसमें इन्वोक हो जाएंगी. और अगर एसएचओ या जो पुलिस स्टेशन के जो इंचार्ज हैं वो एफआईआर नहीं लगाते हैं तो आपको हायर ऑफिशियल के पास जाना है, जो नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट एसएसपी रहते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रहते हैं. अगर वो भी ना करे तो सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 के तहत आप डायरेक्टली कोर्ट में जा सकते हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं. और वहां पे आपको केवल यही डिस्क्लोज करना है कि ये जो केवल यही स्थापित करना है कि ये जो स्पीच के कंटेंट्स हैं, ये जो बोला गया है वो डिस्क्लोज करते हैं कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस. तो ये जो स्पीच जिस पृष्ठभूमि में आप ये बात कर रही हैं उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डिस्क्लोज करती हैं कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस. तो आप एफआईआर लगवा सकते हैं और फिर देन प्रोसिक्यूशन वगैरह प्रोसिक्यूट आप कर सकते हैं. तो कानूनी तरीके से इस समस्या का निपटारा इस तरीके से हो सकता है. यू गेट एन एफआईआर रजिस्टर्ड अगेंस्ट द इंडिविजुअल जिसने इस तरीके का करने का प्रयास किया है, और फिर लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, ट्रायल चलेगा एटसेट्रा, देन यू कैन हैव अ वेरी स्ट्रांग केस अगेंस्ट हिम. अंकुश सर, आपकी भी कोई पीआईएल इस पर चल रही है, और अगर चल रही है तो उसका आपकी क्या दलील है?
एकम सनातनी सनातन जो है वो संवैधान, बिल्कुल सनातनी जो है सर वो संवैधानिक रास्ता ही अपनाते हैं, गला काटने को विश्वास नहीं रखते सनातनी। तो देखिए, जिस लेटेस्ट कंट्रोवर्सी की बैकग्राउंड में आप ये कह रहे हैं, तो एकम सनातन भारत दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हमने ये अपने तमाम राज्यों में जो हमारे यूनिट्स हैं उन्हें ये आग्रह किया था कि आप इस संबंध में यही रेमेडी अवेल करके एफआईआर दर्ज करवाइए। तो वो प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया है। आपने देखा होगा मेरे ट्विटर हैंडल पे भी अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि कम से कम 15 से 20 स्टेट्स में हमने कार्रवाई की है, और जम्मू कश्मीर में स्वयं मैं आज कोर्ट से होके आया हूँ। कोर्ट में हमने इनके खिलाफ एक 156(3) के तहत आवेदन दे दिया है। सोमवार को मंडे 18 सितंबर 2023 को कोर्ट ने दिन निर्धारित किया है जिस दिन इस पे बहस होगी, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, एंड वी आर श्योर कि जम्मू कश्मीर से सबसे पहले इस मंत्री पे एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। बाकी जगह पे भी यही निर्देश दिए गए हमारी तरफ से कि आप भी वहां पे 156(3) की रेमेडी अवेल कीजिए, ताकि सनातन के खिलाफ बोलने वालों को कम से कम कानून के तहत, इस समय जब आज एकम सनातन भारत दल के पास सत्ता नहीं है, तो कम से कम कानून के तहत जुडिशरी के माध्यम से पनिश करवाया जा सके। आज एकम सनातन भारत दल के पास सत्ता होती तो वहां की सरकार को बर्खास्त किया जाता, इस व्यक्ति को जेल में तत्काल प्रभाव से डाला जाता। भाजपा की सरकार केंद्र में इस समय से पहले कांग्रेस की थी, केंद्र सरकार हो, तमाम और राज्य की सरकारें हों, अब वो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहती हैं, केवल वोट बैंक की राजनीति करके, केवल इन बयानों को इस्तेमाल करके लोगों को पोलराइज करने का प्रयास कर रही है। लेकिन जब तक राजनीतिक लेवल पे एक स्ट्राइक बैक नहीं होगा तब तक इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी। तो वाइल आउटसाइड पावर हम कोशिश कर रहे हैं कि जुडिशरी के माध्यम से इन लोगों को पनिश करवाया जाए, और वंस इन पावर मुझे नहीं लगता कि हमें जुडिशरी पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। विल टेक डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट सच पीपल। बिल्कुल बिल्कुल सर, लंबे समय से आप जम्मू में रह रहे हैं, हालांकि जम्मू में जो बदली तस्वीरें हैं 370 के बाद और उसके बाद जो तस्वीरें हैं, थोड़ा आप दर्शकों को बताएंगे कि वहां पर क्या माहौल बदला है, और अगर बदला है तो आगे और क्या वहां पर जो लोग हैं जम्मू कश्मीर के, उनकी जो तरक्की हुई है, उनकी जो शैक्षिक तरक्की हुई है, आर्थिक तरक्की हुई है, क्या 370 के हटने का कुछ वहां पर जो है असर दिख रहा है? आप क्योंकि जमीनी स्तर पर आप वहां पे रह रहे हैं, काम कर रहे हैं। इस्लामिक आतंकवाद पे प्रहार करने के लिए, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म पे प्रहार करने के लिए, और जो सेपरेटिज्म की मूवमेंट जम्मू कश्मीर में चल रही थी उसे खत्म करने के लिए 370 और 35A का खात्मा करना बहुत जरूरी था। लेकिन 370 और 35 खत्म करना केवल एक पहला अनिवार्य कदम था, जिसके बाद 10 कदम आपको उठा के 370 और 35A की एब्रोगेशन को उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाना था। तो आप जानते हैं कि 2015 के बाद 18 तक बीजेपी की पीडीपी के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार रही, और इस सरकार के चलते एक एजेंडा ऑफ अलायंस तय हुआ था। यानी बीजेपी पीडीपी जो आइडियोलॉजिकली डायमेट्रिकली अपोजिट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने एक एजेंडा ऑफ अलायंस गवर्नेंस का तय किया था, जिसमें भाजपा ने पीडीपी को लिख के दिया था कि 370 को हाथ लगाने की बात तो छोड़िए, हम उस पर बात भी नहीं करेंगे। यानी भाजपा ने पूरे तरीके से अपनी जो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है उसे सरेंडर किया था। तो भाजपा और पीडीपी की सरकार टूटने के बाद केंद्र सरकार ने इसका खात्मा किया। लेकिन 2015 से 18 के बीच में स्वयं हम एकम सनातन भारत दल का काडर, जो पहले एकजुट जम्मू के नाम से यहाँ जाना जाता था, एकजुट जम्मू, और उसके बाद एकम सनातन भारत ये बना पैन इंडिया लेवल पे, तो उन्होंने ग्राउंड पे संघर्ष किया 370 और 35A को खत्म करने के लिए। क्यों हम ये कह रहे हैं कि हमने संघर्ष किया? क्योंकि संघ और भाजपा ने लिखित में दिया था कि 370 पे हम चर्चा भी नहीं करेंगे, आप निश्चिंत रहिए, 370 और 35A को सशक्त करके रखेंगे, क्योंकि पीडीपी के साथ मिलकर सरकार चलानी थी। और ये एजेंडा ऑफ अलायंस आप गूगल में भी टाइप करेंगे तो इजीली आपको ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा। स्पेशल स्टेटस के बारे में उसमें क्या लिखा है पढ़ के कोई भी व्यक्ति जान सकता है। तो 370 और 35A के खिलाफ खासकर मैं वन ऑफ द पिटिशनर था सुप्रीम कोर्ट में जो 35A के खिलाफ जंग लड़ रहा था। तो आप ये जानते हैं कि उस समय जब सुप्रीम कोर्ट में डेट आती थी तो किस तरीके से कश्मीर में पत्थरबाजी शुरू हो जाती थी, और उसके अगेंस्ट पूरे देश में एक माहौल बन जाता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो माहौल बनने के चलते सरकार को ये लगा कि यहाँ से वोट बटोरे जा सकते हैं शायद। तो 370-35A को खत्म करने के लिए सरकार ने लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन की, पार्लियामेंट के माध्यम से 370-35A खत्म हुआ। बहुत हमें खुशी हुई कि संघर्ष रंग लाया है, और ठीक है, बीजेपी की भी एक पॉलिटिकल डिक्लेरेशन थी कि इसे हम खत्म करेंगे। लेकिन उसके बाद ही हमने कहा कि 370 और 35A को खत्म करने के बाद आपको 10 कदम और आगे की डायरेक्शन में उठाने हैं, ताकि 370 और 35A की एब्रोगेशन को लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाया जाए। यानी अलगाववाद को पूरे तरीके से खत्म किया जाए, जम्मू कश्मीर में जो आतंकी संगठन है उनका खात्मा किया जाए, जम्मू कश्मीर में जो राष्ट्रवादी समाज है उसका सशक्तिकरण हो, जम्मू कश्मीर में जो राष्ट्रवादी समाज को 370 और 35A के प्रोविजंस को इस्तेमाल करके आपने जो होस्टेज करके रख दिया है टू द सेपरेटिस्ट इकोसिस्टम, वो चीज खत्म हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार ने 370 और 35A खत्म करने के बाद मुस्लिम अपीजमेंट के चलते, संतुष्टिकरण, तृप्तिकरण के चलते, और मुस्लिम खासकर कश्मीरी मुस्लिम के प्रेशर के चलते ये तय किया
कि 370 और 35A को हम बैकडोर से रीइंट्रोड्यूस करेंगे। आप ये जानते हैं कि 370-35A खत्म होने से पहले, जब तक 370-35A था, कोई भारतीय नागरिक जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता था, कोई सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकता था। तो 370 और 35A के खात्मे के बाद ये परिस्थिति तो बदलनी चाहिए थी। लेकिन 3 महीने के बाद ही जैसे ही कश्मीरी सेपरेटिस्ट मुस्लिम लॉबी का प्रेशर आया, नरेंद्र मोदी ने अपने घुटने टेके और जम्मू कश्मीर में 2 कानून इंट्रोड्यूस किए। पहला कानून इंट्रोड्यूस किया डोमिसाइल का, कि अगर आप जम्मू कश्मीर में नौकरी सरकारी के लिए आवेदन देना चाहते हैं तो कम से कम 15 साल से लगातार अगर आप जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं तो आप दे पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं दे पाएंगे। दूसरा, इन्होंने एक एसआरओ निकाला जिसमें ये कहा कि किसी भी व्यक्ति को जम्मू कश्मीर में अगर जमीन प्रॉपर्टी खरीदनी है तो उसे एग्रीकल्चरिस्ट होने का सर्टिफिकेट तहसीलदार से लाना पड़ेगा, और तहसीलदार को ये हिदायत दी कानून के माध्यम से कि तुम एग्रीकल्चरिस्ट होने का सर्टिफिकेट उसी व्यक्ति को इशू करोगे जो वो व्यक्ति या उसकी फैमिली है, वो व्यक्ति अगर ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में जमीन होल्ड कर रहा है। तो 370 और 35A के चलते कोई भी भारतीय नागरिक जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद नहीं सकता था, नौकरी प्राप्त कर नहीं सकता था, सेटल हो नहीं सकता था प्रॉपर्ली। तो मुझे बताइए, आज की परिस्थिति जब 370 और 35A खत्म हो गया है, क्या आप जमीन खरीद सकती हैं? क्या आप जमीन होल्ड करती हैं जम्मू कश्मीर में पहले से? क्योंकि आप कर भी नहीं सकती थी। तो बैकडोर से इस तरीके से रिंट्रोड्यूस किया। 370 और 35A जम्मू कश्मीर को भारत की सेक्युलर धरती के अंदर एक नॉन सेक्युलर थियोक्रेटिक इस्लामिक मुस्लिम स्टेट के रूप में निर्मित करता था। उसका कारण ये था कि 370 और 35A इंट्रोड्यूस करने से पहले शेख अब्दुल्ला और मुस्लिम लॉबी ने आर्ग्यूमेंट ये दिया था कि देखिए, चूंकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसलिए यहाँ पे 370 और 35A के माध्यम से भारत का यानी हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं होगा। 370-35 यही कहता था ना कि भारतीय संविधान जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होगा। तो उसके पीछे की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो ये थी कि चूंकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसलिए भारतीय संविधान लागू नहीं होगा, इसलिए इस मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट का अलग झंडा, अलग संविधान होगा। स्टेट विद इन अ स्टेट, जिसका आधार था मुस्लिम सब नेशनलिज्म, जिसका आधार वही था जो पाकिस्तान के निर्माण का आधार था। तो 370 और 35 के माध्यम से 47 में पाकिस्तान बनने की जो मूवमेंट थी, पाकिस्तान बना के खत्म नहीं की गई थी, उसे कंटिन्यूएशन में रखा गया था। और उसके जो सीड्स थे वो जम्मू कश्मीर के रूप में भारत की सेक्युलर धरती के अंदर रोप दिए गए थे। 370-35 से एक मुस्लिम स्टेट का संरक्षण करता था, नरिशमेंट करता था। लेकिन आपने देखा कि इन्होंने पार्लियामेंट में भी इन्होंने यही कहा, अमित शाह ने बड़ी डींगे हाँक के ये कहा कि ये डेवलपमेंट रोकता था, ये महिलाओं के अधिकारों पे डाका डालता था। ये कभी नहीं कहा कि ये पाकिस्तान की मूवमेंट की कंटिन्यूटी थी। और फिर ये इन्होंने तय कर लिया मुस्लिम अपीजमेंट के चलते कि 370-35 को हमने खत्म तो कर दिया पॉलिटिकल गेन्स के लिए, लेकिन अब इसे बैकडोर से रीइंट्रोड्यूस करेंगे। 370 और 35 के माध्यम से ऐसा इकोसिस्टम बना था जो ये सुनिश्चित करता था दिल्ली और कश्मीरी मुस्लिम एस्टेब्लिशमेंट, दिल्ली एज एन इंडियन स्टेट इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स, कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का चेहरा और लोकतंत्र की कमान यानी पॉलिटिकल पावर वो कश्मीरी मुसलमान के पास रहे। मुस्लिम वर्ड में इसलिए अंडरलाइन कर रहा हूं क्योंकि मुस्लिम सब नेशनलिज्म के आधार पर स्टेट का निर्माण हुआ था। ये सेक्युलर स्टेट नहीं थी, ये एक नॉन सेक्युलर थियोक्रेटिक इस्लामिक स्टेट थी। तो देखिए 370-35 से खत्म होने के बाद मुस्लिम सेपरेटिस्ट लॉबी से हटके सत्ता का कंट्रोल, लोकतंत्र का कंट्रोल राष्ट्रवादी समाज के पास आना चाहिए था, क्योंकि ऑब्वियसली एक एबनॉर्मल स्टेट में जहां पे अलगाववाद, मुस्लिम फंडामेंटलिज्म एक समस्या है, वहां पे 370 और 35 को खत्म करने के बाद आप सत्ता का केंद्र जो है वो वहां से उठा के कम से कम राष्ट्रवादी अपने देश के लोगों के हाथ में सौंपोगे। लेकिन और ये कंट्रोल किस तरीके से किया जाता था? एंश्योर सेंसस ऑपरेशंस तक को फज करके हमने पब्लिक डोमेन में लाके ये एस्टैब्लिश किया कि 2011 का, 2001 का, 1981 का, 1961 का जितने भी सेंसस ऑपरेशंस जम्मू कश्मीर में हुए, क्योंकि 370-35 के कारण जम्मू कश्मीर का अपना एक सेंसस कमिश्नर अपॉइंट कर दिया जाता था जो सारी फिडलिंग और फजिंग करता था अब्दुल्ला के कहने पे, मुफ्तियों के कहने पे, क्योंकि उनके हाथ में सत्ता रहनी थी। हमने साबित कर दिया कि 2011 का सेंसस फ्रॉड और फज्ड है। 370 और 35 से आपने खत्म किया है। 2011 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन मत करवाइए। डिलिमिटेशन मतलब क्या कि आज जब डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया जाएगा पोस्ट एब्रोगेशन, तो कितनी सीटें कश्मीरी मुसलमानों को दी जाएंगी, कितनी सीटें जम्मू संभाग के राष्ट्रवादी समाज को दी जाएगी, ये तय होना था। 90 मेंबर असेंबली की डिलिमिटेशन होनी थी। हमने कहा कि 2021 के सेंसस के आधार पर करवाओ, फेयर सेंसस है। जम्मू संभाग, राष्ट्रवादी संभाग जो है 10 जिले, इसका एरिया 3 गुना बढ़ा है कश्मीर वैली से। सारे पैरामीटर्स को एस्टैब्लिश करके हमने कहा कि आप 90 में से 50 सीट्स जम्मू संभाग को दे सकते हो और 40 सीटें आप कश्मीर को दोगे। और भाजपा ने लिखित में ये मानने के बाद, जब हमने सबूत रखे कि 2011 का सेंसस फ्रॉड है, फज्ड है, प्रो मुस्लिम है, हिंदुओं की, सिखों की जनसंख्या को 10-10 लाख तक घटा दिया है, रेट ऑफ ग्रोथ जो डेकेडल रेट ऑफ ग्रोथ होता है उसमें जो एनॉमलीज थी जब हमने सामने रखी,
तो बीजेपी ने लिख के डिलिमिटेशन कमीशन को दिया कि हाँ, बीजेपी भी एज अ पार्टी मानती है कि 2011 का सेंसस फ्रॉड है, फज्ड है, एंटी हिंदू है, एंटी जम्मू है, एंटी नेशनलिस्ट है, प्रो सेपरेटिस्ट, प्रो मुस्लिम है। उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी ने यह तय किया कि मैं 2011 के सेंसस के आधार पर ही जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन करवाऊंगा और 47 सीट्स कश्मीर को दे दी और राष्ट्रवादी समाज को 43 सीट्स पे सीमित कर दिया। अब जम्मू संभाग में भी मुस्लिम पॉकेट्स हैं, 10 के करीब सीटें बनती हैं जो एनसीपीडीपी कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज को 100% जाती है। तो इफेक्टिवली 90 में से 57 सीट्स कश्मीरी मुस्लिम सेपरेटिस्ट लॉबी के पास है जो डिसगाइज्ड है एज मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज, और 30-32 सीटें जम्मू संभाग के राष्ट्रवादी समाज के पास हैं केवल, जो 50 और 40 हो सकता था। तो 370-35 से खत्म करने के बाद 2020-21 में डिलिमिटेशन करवाने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने तय किया कि जम्मू कश्मीर में पुनः 370 और 35 से पहले वाला ही सिस्टम इंट्रोड्यूस करके रखेंगे और लोकतंत्र की कमान, सत्ता का चेहरा, सत्ता का पूरा लिवर्स का कंट्रोल वो कश्मीरी सेपरेटिस्ट मुसलमान को देंगे। तो मुझे बताइए 370 और 35 के खात्मे के बाद क्या बदला? आपको 10 कदम आगे बढ़ा के वो करना था। डेमोग्राफिक चेंज का, लैंड जिहाद का मामला है जिसकी रिवर्सल की दिशा में आपने कदम उठाने थे, आपने उसे प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठाना शुरू कर दिया। रोशनी कानून जो स्वयं मैंने खत्म करवाया, जिस कानून के माध्यम से सरकारी भूमि पे हिंदू बहुल क्षेत्रों में मुसलमानों को स्थापित किया जा रहा था, उस जजमेंट की इंप्लीमेंटेशन करने के बजाय, यानी जमीनें वापस लेने के बजाय, जो 6 साल के संघर्ष में हमने ऑर्डर करवाया, रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी और ये कह दिया कि गरीब मुसलमान है जो उन्होंने घेरा डाल दिया, हम उस घेरे को रेगुलराइज करना चाहते हैं क्योंकि एक एक घर बना के बैठे हैं, और इंप्लीमेंटेशन को स्टॉल कर दिया, प्लस स्कीम इंट्रोड्यूस करने की बात कर दी। रोहिंग्यास और बांग्लादेशीज की सेटलमेंट्स और धड़ल्ले से यहाँ पे बढ़ी। सरकारी संस्थानों में, चाहे रेलवे डिपार्टमेंट हो चाहे और, लेबर का काम देना और उनके लिए स्पेशल स्कीम्स इंट्रोड्यूस करना, फिर उनके आधार कार्ड बनाना, ये सरकार यहाँ पे कर रही है। और 370-35 के खात्मे के बाद कुछ भी नहीं बदला है। हाँ, प्रधानमंत्री ने ये डींके हाँकना बिल्कुल शुरू किया है कि कश्मीर जो हमेशा जिसके पास सत्ता की कमान रही, कश्मीर जिसका टूरिज्म हमेशा वर्ल्ड फेमस रहा और राष्ट्रवादी समाज या जम्मू संभाग के बारे में किसी ने बात नहीं की, वहां पे ये बताते हैं कि देखिए इतने टूरिस्ट आ गए, इतने हेलीकॉप्टर, इतने जहाज वहां पे लैंड कर गए, और देखिए टूरिज्म इतना ज्यादा बढ़ गया है कश्मीर में। कश्मीरी मुसलमान की आर्थिक स्थिति, मुसलमान की आर्थिक स्थिति की मैं बात कर रहा हूँ, ये वही कहते हैं जो ऑलरेडी मजबूत है, जिसके पास हमेशा से सत्ता की कमान रही, जिसने 80% सरकारी नौकरियां कश्मीर में ही दी। चाहे आप मेरिट में हैं, मेरिट में नहीं, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, वो 20% में ही आपको रहना, चाहे कितने भी मेरिटोरियस है, अगर आप हिंदू हैं, अगर आप सिख हैं, अगर आप जम्मू संभाग के रहने वाले हैं। तो उनके सशक्तिकरण के लिए फिर से ये काम शुरू कर रहे हैं। आप हमेशा देखेंगे कश्मीर G20 की मीटिंग हुई, वर्किंग ग्रुप जो टूरिज्म पे था वो कश्मीर में आया, वो जम्मू संभाग में नहीं आया, जबकि जम्मू। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि नॉर्मलसी को दिखाने का प्रयास भी कश्मीरी मुसलमान की सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से ही करते हैं, और ये नॉर्मलसी का आधार बनाते हैं स्टैटिस्टिक्स को। पिछले साल 100 लोगों को आतंकियों ने मारा था, इस साल केवल 70 को मारा है। देखिए हमने 30 कम किया है, पिछली बार 200 थे, इस बार 150 हैं। तो ये स्टैटिस्टिक्स की गेम खेल के आपको बताने का प्रयास करते हैं कि चीजें अंडर कंट्रोल है, जबकि जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ रेडिकलाइजेशन एंड इंडोक्ट्रिनेशन है मुस्लिम, वो धड़ल्ले से बढ़े हैं, सरकारी मदद से बढ़े हैं। जमाते इस्लामी जो बैन हुई, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे हाथ ना डालने का जो निर्णय है वो सरकार ने लिया, यानी कागजों पे बैन है, ग्राउंड पे पूरा काम कर रहे हैं। अहले हदीस जो लश्कर तैयबा की मदर आइडियोलॉजिकल डॉक्ट्रिनल ऑर्गेनाइजेशन है, उस पे बैन लगाने के लिए हम इतने सालों से चिल्ला रहे हैं, उस पे बैन नहीं लगा रहे हैं। और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां पे वो हिंदुस्तान और हिंदुओं की डिस्ट्रक्शन के बारे में प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और जिहाद प्रोड्यूसिंग टेरर फैक्ट्रीज होने का काम करते हैं, वो सरकारी मदद से यहाँ पे चलती है। उनकी मेन स्ट्रीमिंग की जाती है, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स का चोला उन्हें पहना के, पुलिस वाले और आर्मी वाले अपने साथ बैठा के शांति का प्रचार प्रसार करने की बात करते हैं। और अंडरस्टैंडिंग यही है कि जमाते इस्लामी हो, अहले हदीस हो, सरकार इन्हें काम करने दे अपना जो कर रही है, इनसे रिश्ते अच्छे रखे, इनको इस्तेमाल करके केवल हिंदू किलिंग्स को टॉलरेबल लिमिट्स में रखे। यार 100 मत मारना, 10-12 मार देना। तो टारगेटेड किलिंग्स भी जम्मू कश्मीर में इसी कारण से लगातार चल रही है। बड़ी बात, हिंदू नरसंहार को आधिकारिक तौर पे घोषित ना, रिकॉग्नाइज ना करना, ये अगली विफलता है 370-35 के खात्मे के बाद। 90 में हिंदुओं का नरसंहार कश्मीर में हुआ, जम्मू संभाग के मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स में, पॉकेट्स में हुआ। आप जानते हैं हिंदू नरसंहार को भारत सरकार क्या कहती है? पलायन। जेनोसाइड को भारत सरकार आधिकारिक तौर पे माइग्रेशन कहती है, क्योंकि अगर जेनोसाइड ऑफिशियली कहेगी तो जेनोसाइड कन्वेंशन के तहत कानून बना के कश्मीरी मुसलमान को पनिश करना पड़ेगा। कश्मीरी मुसलमान को अगर पनिश करेगी तो इंडियन स्टेट और कश्मीरी मुस्लिम एस्टेब्लिशमेंट का जो अनहोली कॉन्ट्रैक्ट और अलायंस है कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का चेहरा केवल मुसलमान ही रहेगा, वो डिस्टर्ब होगा। तो कश्मीरी मुसलमान के साथ अपीजमेंट या कॉम्प्रोमाइज के चलते हैं, इस पैराडाइमल कॉन्ट्रैक्ट के चलते
वो हिंदुओं के नरसंहार को नरसंहार नहीं माइग्रेशन कहते हैं. It's a declaration of war on the civilization of India by the state of India. So that is something we are fighting against while sitting in J&K. So we are the victims of jihad. और भारत सरकार जिहाद को एक सेक्युलर चोला पहना के उसी को फर्दर परपेचुएट करने का काम करती है. 370 और 35 से खत्म करके केवल एक डाइवर्जनरी टैक्टिक इंट्रोड्यूस करने का काम किया था. अदरवाइज पाकिस्तान ISI की बी टीम पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म गोल्स को कंसोलिडेट करने का काम जम्मू कश्मीर में भारत सरकार अपनी नीतियों के माध्यम से पिछले 70 साल से कर रही है, जो नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद 10 गुना स्पीड से उसी दिशा में आगे बढ़ा है. बिल्कुल सर, बिल्कुल बड़ी बात आपने कही, बहुत बड़ी बात आपने कही. और जो 35 से और 370 ये जो सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया, इसके साथ ही एक टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, आपका कहना है. साफ साफ सनातन धर्म पे भी आपने खुलकर बात करी हमसे, और आपकी बात और हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर. धन्यवाद. लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में.